बच्चों, पिछली टर्म पे अपन ने डिफरेंशिएशन विभेदन पे चर्चा करी थी। आज जो है ऑर्गेनोजेनेसिस अंग विकास पे बात करेंगे। जैसा अपने को मालूम है कि गैस्ट्रुलेशन में अपने को एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जो है बन जाती हैं। इसके तुरंत पश्चात ही जो ऑर्गेनोजेनेसिस का कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास वह क्रिया होती है जिसमें जो तीनों ये जनन स्तर हैं विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। और ऑर्गेनोजेनेसिस एक जटिल प्रक्रिया है। इस अवस्था में जो एपिथेलियल उपकला तय होती हैं उसमें कंटिन्यूस विभाजन होता रहता है और कोशिकाएं एकत्रित होकर के प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट प्राथमिक अंग अध्यवशेष का निर्माण करती हैं। और ये जो अध्यवशेष है ये जटिल रचना होती है। अंग विकास के दौरान ही इसका जो नेचर है, स्ट्रक्चर है, वो कुछ उपांग होते हैं उनका निर्माण करती हैं। और उपांग के निर्माण हेतु जो प्राइमरी अपने ऑर्गन रूडिमेंट हैं वापस कोशिकीय समूह में विभाजित हो जाती हैं और एक तरह से सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट का निर्माण करते हैं। जो प्राथमिक अवस्थाएं होती हैं अंग विकास की, उसमें कोई भी कोशिकीय विभेदन या सेलुलर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, किंतु बाद में जो सेलुलर डिफरेंशिएशन के कारण जो ऑर्गन हैं वो विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने लग जाते हैं। अंग विकास में जो डेवलपमेंट की जो सभी मूलभूत क्रियाएं होती हैं, जैसे वृद्धि है, संरचना है, विकास गति है, प्रेरण है, सामर्थ्य है, विभेदन है, ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। और उपकला की कोशिकाएं और मीजेन कोशिकाएं की कोशिकाओं में ये गतियां थोड़ी भिन्न भिन्न होती हैं। जो आकार की जनिकी परिवर्तन होते हैं वो तो कोशिकीय स्तर पर और उपकोशिकीय स्तर पर होते हैं और दोनों की जो गतियां हैं एक दूसरे पर निर्भर जो है वो नहीं होती हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस दो हिस्सों में इसको बांटते हैं अपन, एक तो मॉर्फेनोजेनेसिस और एक हिस्टोजेनेसिस। जो मॉर्फोनेजेनेसिस है इसको हिंदी में संरचना विकास कहते हैं और हिस्टोजेनेसिस को उत्तक विकास कहते हैं। मॉर्फोजेनेसिस में क्या होता है कि जब ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान जो डिफरेंट सेल्स होती हैं वो या जो टिश्यू होते हैं एक विशिष्ट आकार और आकृति में व्यवस्थित हो जाते हैं और इन कोशिकाओं का विशिष्ट आकार और आकृति में व्यवस्थित होना ही जो है मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास कहलाता है। संरचना विकास में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो जैसे थिनिंग ऑफ एपिथेलियम, यानी जो ये एक तरह से जो थिनिंग ऑफ एपिथेलियम है ये मॉडिफिकेशन का एक भाग है। गैस्ट्रुला भवन में गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो अध्यारोहण होता है उस समय थिनिंग ऑफ एपिथेलियम वाली प्रक्रिया जो है वो होती है। जो एक्टोडर्म का पुनर्विस्तार न्यूरुला भवन के दौरान होता है। न्यूरल प्लेट जो है एक्टोडर्म सतह से विलुप्त हो जाती है और भ्रूण की संपूर्ण बाहरी सतह पर एपिडर्मी से ढक जाती है। वो प्रक्रम जो है थिनिंग ऑफ एपिथेलियम के अंतर्गत ही आता है। और इसी प्रकार जो पृष्ठ पर स्थित कोशिकाएं होती हैं वो इंटरकलेटेड हो जाती हैं और उपकला जो होती है पुनर्व्यवस्थित हो जाती है। और कुछ जो संरचना विकास के दौरान ही लोकलाइज थिकनिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, उपकला स्तर पर जो किसी भी स्थान पर एक तरह से थिकनिंग जो है, स्थूलन जो है पिंड के रूप में लंबाई में व्यवस्थित हो जाते हैं और जो स्थूलन होता है वो बहुगुणी होता है, उपकला की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। निर्माण एक जहाँ पे भी अंग निर्माण होना है वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। जैसे जैसे मतलब स्थूलन या थिकनिंग पहचानने योग्य हो जाती है तो उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं वो पृष्ठ सतह पे लंबवत हो जाती हैं। तो प्रारंभ में तो जैसे एपिडर्मिस की दो परतें होती हैं, इसके पश्चात नियमित अंतराल से जो एपिथेलियम में स्थानीय अपने को लोकलाइज थिकनिंग जो है वो देखने को मिलती है। जो स्थूलन या थिकनिंग वाली प्रक्रिया है, सेलुलर जो कोशिकीय प्रवर्धन होते हैं उसके वृद्धि की क्रिया को प्रारंभ करती हैं। इसी तरह से मॉर्फोजेनेसिस के अंतर्गत फोल्डिंग भी आता है, वल्लन कहते हैं जिसको हिंदी में। ये भी महत्वपूर्ण क्रिया है। जो आर्केंट्रॉन
का निर्माण होता है एम्फिओक्सिस और एम्फीबियन में, वो ये फोल्डिंग वाली विधि के द्वारा ही होता है। इसमें जो स्तंभाकार जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं बाहर की ओर संकुचित हो जाती हैं और भीतर की ओर प्रसारित हो जाती हैं और एक तरह से पिरामिड का आकार ले लेती हैं, और भीतर की ओर जो है होते हैं उनकी फोल्डिंग हो जाती है। और फोल्डिंग भी दो प्रकार की होती है, एक तो इन पॉकेटिंग और एक आउट पॉकेटिंग, अंतर्वलन और बहिवलन। जब एपिथेलियम जो एपिथेलियल है अंदर की ओर अंतर्वलित होती है, जैसे सी अर्चिन और एम्पियोक्सिस के आर्केंट्रॉन गुहा में, तो वो अंतर्वलन के द्वारा होता है। और आउट जो पॉकेटिंग है बहिर्वलन है, इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में तो लोकल थिकनिंग हो जाती है और इस थिकनिंग के बाद वो खोखले हो जाते हैं और रक्त वाहिनियाँ संयोजी उत्तक होते हैं वो इसमें विकसित हो जाते हैं। जो एम्फीबियन और फिशेज में जो क्लोमो का निर्माण होता है, गिल्स का निर्माण होता है, वो आउट पॉकेटिंग के द्वारा ही होता है। और जो बहिर्वलन है आउट पॉकेटिंग है वो सामान्य और शाखित प्रकार का हो सकता है। इसी तरह से इसमें मॉर्फोजेनेसिस में ही स्प्लिटिंग और फ्यूजन का भी है। जब उपकला के स्तर की जो खाँचें होती हैं उसमें दरारों के कारण वो आपस में स्प्लिट हो जाती है, और जहाँ पे भी स्प्लिटिंग होती है, विपाटन होता है, उस स्थान पर किसी भी मतलब कोई भी एक तरह से कोण को निर्मित करते हैं, ये निर्मित हो सकते हैं। और जो ये विपाटन की क्रिया है ये समानांतर और इनके समकोण पर होती है। तो देह गुहा का जो निर्माण होता है, बॉडी कैविटी का निर्माण होता है, उस समय जो मीजोड्रम में विपाटन होता है या स्प्लिटिंग होती है उसमें कायिक मीजोड्रम और भीतर की ओर स्प्लैंक्निक मीजोड्रम का निर्माण होता है। तो इन दोनों स्तरों के मध्य में जो देह गुहा जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है स्प्लिटिंग का। इसी तरह से सेल माइग्रेशन, जनन स्तर की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उनका पृथक होकर दूसरे स्तर पर चले जाना ही कोशिका अभिगमन या सेल माइग्रेशन कहलाता है। इस वाली क्रिया का अंग विकास की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मिजेनकाइम की कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो सेल माइग्रेशन के द्वारा ही होता है। इसी तरह से सेल एग्रीगेशन है, ये भी मॉर्फोजेनेसिस का ही पार्ट है। अंग विकास के दौरान जो भी सेपरेट हुई हुई सेल्स होती हैं वो एक तरह से एक जगह इकट्ठा होकर के सेल मास कोड का या सीट का निर्माण कर लेती हैं, उसको अपन सेल एग्रीगेशन या कोशिका समूहन कहलाते हैं। ये सारे जो अभी अपन ने डिस्कस किए ये और मॉर्फोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस के अंतर्गत मॉर्फोजेनेसिस का पार्ट था। दूसरा जो हिस्सा है इसका वो है हिस्टोजेनेसिस यानी उत्तक जनन। जब जनन स्तर की उपकला के द्वारा जो निर्मित क्या कहते हैं रूडिमेंट होता है, ऑर्गन रूडिमेंट होता है, प्रारंभ में तो अनडिफ्रेंशिएट रहता है, अविभेदित रहता है, कोई भी विशिष्ट आकार व कार्य नहीं होता। लेकिन जैसे ही हिस्टोजेनेसिस प्रारंभ होगा तो ये रूडिमेंट में जो क्या होता है क्रियात्मक स्पेसिफिसिटी अपन कह सकते हैं, विशिष्टता आ जाती है, और इस विशिष्टता के दौरान कोशिकाएं विभाजित होती हैं और कई बार डिफ्रेंशिएशन के बाद विभेदन के पश्चात क्रिया बीच में रुक जाती है, और कोई भी इनको जब उपयुक्त स्टिमुलस मिलता है तो ये पुनः प्रारंभ हो जाती हैं। तो विभेदन के दौरान जो मायोब्लास्ट की जैसे मतलब सेल्स हैं वो रूपांतरित होकर के पेशी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। न्यूरोब्लास्ट का जो अपन कह सकते हैं रूपांतरण है, मॉडिफिकेशन, वो तंत्रिका कोशिकाओं में हो जाता है। तो ये एक तरह से हिस्टोजेनेसिस का उदाहरण है। ऑर्गेनोजेनेसिस को समझने के लिए अपन लिम्ब का जो निर्माण होता है, पाद का जो होता है अंगोद्भव, उसका उदाहरण लेकर के अपन इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस को। जो अंग विकास में जो जितने भी अपने चतुष्पादित प्राणी होते हैं उसमें जो भी पादों का निर्माण होता है ऑर्गेनोजेनेसिस के दौरान वो एक समान होता है। जो लिम्ब का निर्माण है, परिवर्तन है, डेवलपमेंट है, सबसे पहले जो लेटरल साइड में प्लेट मेसोडर्म का जो पेरिफेरल परत होती है उनकी कोशिकाएं विभाजित होकर के इकट्ठी होती हैं, और मेसोडर्म में जो है लगातार जो है विभाजन होता रहता है, जिससे क्या होता है भुजा के निर्माण स्थल पर एक उभार निर्मित हो जाता है। इसको अपन लिम्ब रिज के नाम से जानते हैं, भुजीय उभार। और ये उभार जो है मेसोडर्म युक्त होता है जो एक्टोडर्म के द्वारा ढका हुआ रहता है। इसके अलावा जो सोमेटिक मेसोडर्म भी है वो भी विभाजित होकर के इस लिम्ब्स के निर्माण स्थल की कोशिकाओं को अपने सहायता प्रदान करती हैं। जो सोमाइट की संख्या होती है वो लिम्ब
और जो भेदन जो होती है अग्रभुजा में अधिक होता है और पश्च भुजा में जो होता है वो कम होता है। प्रयोगों द्वारा ये भी पाया गया है कि जो सोमेटिक कोशिकाएं होती हैं वो पेशियों का निर्माण करती हैं और पार्श्व प्लेट की जो मेसोडर्म है वो अस्थि, उपास्थि, मृदु ऊतक और पेशीय संयोजी ऊतक का निर्माण करती हैं। सोमेटिक मेसोडर्म में विभेदन के दौरान क्या होता है, कोशिकाओं का संघनन नहीं होता, भ्रूणीय मेरुरज्जु के साथ धनात्मक अंतःक्रिया की आवश्यकता होती है और चक्रीय एएमपी का स्तर जो है वो कम हो जाता है। जो पार्श्व प्लेट की मेसोडर्म है उसमें विभेदन के दौरान क्या होता है, कोशिकाओं का संघनन होता है, एईआर के प्रभाव से वो स्वतंत्र रहती हैं और चक्रीय एएमपी का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। तो भुजाओं के निर्माण की क्रियाविधि अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो प्रारंभ में सोमेटिक मेसोडर्म होती है, प्रोनेफ्रिक ऊतक के पास की प्लेटें जो होती हैं मेसोडर्म से वो पृथक रहती हैं और एक्टोडर्म भी एक रिक्त स्थान के द्वारा पृथक हो जाती है। फील्ड लिम्ब, जो लिम्ब फील्ड है, जैसे एक तो इसमें लिम्ब रिज की बात करी थी, लिम्ब फील्ड की बात करें, पाद के डेवलपमेंट के दौरान, लिम्ब के डेवलपमेंट के दौरान एक जो है पाद क्षेत्र बनता है, उसी को अपन लिम्ब फील्ड कहते हैं। पाद क्षेत्र वह स्थल होता है जहाँ पे एक तरह से बड का निर्माण होगा। लिम्ब बड का जो निर्माण होता है वो लिम्ब फील्ड में ही होता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं पाद क्षेत्र की, कि ये प्रजम्पटिव तथा निर्धारित भुजा के निर्माण में भाग लेता है एक तो लिम्ब फील्ड, और निर्धारित क्षेत्र और संभावित क्षेत्र के चारों ओर स्थित होता है। आवश्यकता पड़ने पर जो निर्धारित क्षेत्र है उसमें जो लिम्ब बड का को समावेशित मतलब कर लिया जाता है, और निर्धारित और संभावित क्षेत्र जो होते हैं, डिटर्मिनेट जो क्षेत्र होते हैं, उनके नियमन, उनमें नियमन की क्षमता पाई जाती है, और एक क्षेत्र को हटा दिया जाए तो शेष क्षेत्र की संपूर्ण भुजा का निर्माण वो कर सकता है। लिम्ब इसी तरह से पोलरिटी है। एक परिवर्तित भुजा में 3 तरह की ध्रुवता पाई जाती है पोलरिटी। एक तो पाई जाएगी एपी, एंटीरियो पोस्टीरियर अग्रपस वाला जो है पोलरिटी। दूसरा है पीडी यानी प्रोक्सिमो डिस्टल समीपस्थ और दूरस्थ वाला, और एक होता है डीवी यानी डोर्सो वेंट्रल। तो एपी, पीडी और डीवी ये लिम्ब की पोलरिटी होती है, पृष्ठ और अधर क्षेत्र डोर्सो वेंट्रल वाला। जो ध्रुवताओं के साथ एक साथ निर्धारित नहीं होती है, जैसे एम्बियोस्टोमा होते हैं उसमें ये ध्रुवताएं पहले एपी होगी एंटीरियो पोस्टीरियर, फिर डोर्सो वेंट्रल और फिर पीडी प्रॉक्सिमल और डिस्टल प्रकार से निर्धारण होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन ग्रोथ ऑफ लिम्ब बड। भुजा की वृद्धि प्रारंभ में जो होती है इरेगुलर प्रकार की होती है, और भुजा पहले तो एपी अक्ष में वृद्धि करता है एंटीरियर पोस्टीरियर में, इसके पश्चात क्या होता है एपी में करेगा या डीवी में डोर्सो वेंट्रली अक्ष में वृद्धि करता है, और पाद कलिका के पृष्ठ जो डोर्सल सतह होता है वो उत्तल और जो वेंट्रल सतह होती है वो चपटी होती है। इसके पश्चात भुजा में ये डीवी यानी पीडी प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है दूरस्थ सिरे और पृष्ठ अधर दिशा में चपटी हो जाती हैं। तो इसके सिरे पर जो एक एपिकल एक्टोडर्मल रिड्ज एईआर निर्मित होती है, और एईआर थोड़ा क्या होता है अधर सतह मतलब वेंट्रल साइड में रहता है, और दूरस्थ सिरे पर क्या होता है निपल के समान निर्माण करता है, और पैडल के डिजिट निर्मित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जो ये रिड्ज है एपिकल एक्टोडर्मल रिड्ज से जो स्टाइलोपोडियम और ज्यूगोपोडियम के मध्य, ज्यूगोपोडियम और ऑटोपोडियम के मध्य निर्मित होता है। ग्रोथ ऑफ मेसोडर्म की बात करते हैं अपन। पाद की वृद्धि पूर्ण रूप से मेसोडर्म में वृद्धि के कारण ही होती है, और प्रायोगिक रूप से भी ये पता लगा है कि जो संधियाँ होती है जॉइंट होती हैं उनके निर्माण में 32%, और जो अपनी कलाई होती है रिस्ट के निर्माण में 7%, 7%, और रेडियस अल्ना के निर्माण में 6%, और मांसपेशियों के निर्माण में 6% मेसोडर्म जो है वो भाग लेती हैं। और जो परिवर्तन की 22वीं अवस्था होती है जिसमें उपास्थि और पेरिकोन्ड्रियम का आयतन होता है वो एक समान होता है, लेकिन जो 30वीं अवस्था होती है उसमें कार्टिलेज का जो आयतन होता है वो अधिक हो जाता है। तो इस प्रकार भुजा की वृद्धि में जो मेसोडर्म जो माइग्रेट करके आती हैं प्रवासन के कारण नहीं होता, बल्कि कोशिका विभाजन की जो दर होती है वो और ध्रुवीय वृद्धि जो होती है वो कारण बनती है। ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं अपने ओरिजिन ऑफ लिम्ब बड के।
अब बात करते हैं अपन AER में वृद्धि, ग्रोथ इन AER मेसोडर्म के बाद। जब लिम्ब बड का एक्टोडर्मल आवरण जो है 2 स्तरों का बना होता है। एक तो होता है आधारीय स्तर बेसल लेमिना जो घनाकार कोशिकाओं का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट युक्त बेसल लेमिना पर स्थित होता है। और बाहरी सतह जो होती है वो चपटी होती है, कोशिकाओं का बना होता है, जिसे आपको पेरिडर्म कहते हैं। इन कोशिकाओं में स्वतंत्र सतह पर सूक्ष्मांकुर अपन माइक्रोविलाई टाइप कहते हैं वो पाए जाते हैं। जो एक्टोडर्मल आवरण में एक समान वृद्धि पाई जाती है। जो एक्टोडर्मल अपनी रिड्ज है AER है का निर्माण जो होता है प्रारंभिक पादकलिका की अवस्थाओं में ही होता है। और कुछ पेरिड्रम की कोशिकाएं नेक्रोटिक प्रकार की होती हैं जो बाद में भक्षित हो जाती हैं। तो प्रारंभ में जो AER है रिड्ज है जो कलिका के संपूर्ण जो सीमांत होता है उस पर होता है और एक बड चुचुकाकार बड का निर्माण जो है वो कर लेती हैं। इसके पश्चात जो बड होती है वो दूरस्थ सिरे तक सीमित रहती है और अंत में जो होते हैं अंगुलियों के शीर्ष पे वो ह्रासित होती जाती हैं, जैसा ये डायग्राम में दिखाया गया है। एक्टोडर्म मेसोडर्म की जो इंटरैक्शन होता है उसमें इनकी भूमिका दोनों में अंतः क्रियाएँ जो होती हैं इसमें यदि अपन देखें तो जो एम्प्रिनो के अनुसार साइंटिस्ट हैं AER की क्रियाविधि मेसोडर्मल प्रेरण पर आधारित नहीं होती है, उनका ये कहना है। और ज्विलिंग सेंडर के अनुसार क्या मेसोडर्म जो है एपिकल एक्टोडर्मल रिड्ज मेंटेनेंस फैक्टर का उत्पादन करती हैं जो असममित रूप से वितरित रहता है। और यही जो कारक है जो अपने AERMF एपिकल एक्टोडर्मल रिड्ज मेंटेनेंस फैक्टर, ये एपिकल जो एक्टोडर्मल रिड्ज है उसके संरचनात्मक विभेदन को बनाए रखता है। और जो AER की अतिवृद्धि होती है जो सेल्स होती हैं उसमें कॉन्ड्रोजेनेसिस को प्रेरित करती हैं। और मेसोडर्म में पाद का निर्माण है, पाद के प्रकार का निर्धारण है, कोई स्पीसीज स्पेसिफिसिटी है, जाति विशिष्टता है उसका निर्धारण है, या AER को प्रेरित करना है, संगठित करना है। और जो आपके लिम्ब का स्केलेटन है उसका आकार कैसा होगा या उसमें डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, क्षमता पाई जाती है, ये सारे इस AEMRF के वजह से होती है, इस फैक्टर की वजह से, मेंटेनेंस फैक्टर की वजह से होती है। एक्टोडर्म एक तरह से निष्क्रिय पार्टनर का कार्य करता है। मेन तो आपका AERMF हुआ, ये करवाता है। सेल डेथ एंड लिम्ब मॉर्फोजेनेसिस, जो कोशिकाओं की मृत्यु जो है पाद के निर्माण और उंगलियों के पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब सेल डेथ भी होती है इनमें। कोशिकाओं की जो मृत्यु है पाद के निर्माण और उंगलियों के पृथक्करण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाद का अग्र और पश्च पाद के रूप में निश्चित आकार मुख्य रूप से जो डिफरेंट सेल्स की मृत्यु के कारण ही होता है। ज्यों ज्यों पाद कलिका लंबी होगी कोशिका मृत्यु की सूचनाएं जो हैं उपांगों के जो एंटीरियर और पोस्टीरियर किनारों पर तरंग के रूप में प्रसारित होती हैं। और ये जो तरंग है वो जो इंटरडिजिटल हैं अंगुलाब के मध्य जो उत्तक का क्षय है उनका करती हैं, जिससे अलग अलग अंगुलियों का जो है वो पृथक होने लग जाती हैं, जैसा इसमें डायग्राम में बताया गया है। तो कोशिका मृत्यु के नहीं होने से सभी उंगलियां आपस में जुड़ी रहती हैं। ये अवस्था जो है वो सिंडेक्टाइलस कहलाती है। तो परिवर्धित जो पाद है उसमें रक्त वाहिनियों का निर्माण जो है AER के प्रभाव से ही होता है। यहाँ पर जो होने वाली कोशिकाओं की मृत्यु है वो एक्चुअल में कायिकी मृत्यु नहीं है, सोमेटिक डेथ नहीं है, बल्कि कोशिकाओं के जीन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और मृत कोशिकाओं का भक्षण जो है वो मैक्रोफेज कोशिकाओं के द्वारा कर लिया जाता है। इसी तरह से ये कॉन्ड्रोजेनेसिस है। पैटर्न क्या है, पाद की आकृति का निर्माण बाह्य आकार में परिवर्तन के कारण नहीं होता, बल्कि पाद के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उसी से जो स्केलेटन है, मसल्स हैं और जो टिश्यूज़ का विभेदन है वो होता है। सर्वप्रथम जो स्केलेटन जो होते हैं वो संघनित होते हैं पाद कलिका के आधार पर, और AER जो है अत्यधिक विकसित होता है। इसके पश्चात जो कंकाली घटक होते हैं वो आपके समीपस्थ और दूरस्थ प्रॉक्सिमल और अपन कह सकते हैं डिस्टल अक्ष के अनुसार निर्मित होने लग जाते हैं। जो प्रारंभिक भुजा में जो मेसोडर्म की कोशिकाएं होती हैं
उनका घनत्व ज़्यादा होता है। इसके बाद जो कार्टिलेजिनियस अपन कह सकते हैं या बोनी क्षेत्र हैं, उनमें विभेदन प्रारंभ होता है। तो कॉन्ड्रोजेनेटिक क्षेत्र में जो कोशिकाओं का विभाजन की दर है वो कम, और सल्फेट के अंतःग्रहण की दर ज़्यादा, और कोशिका आकार की में परिवर्तन जो है वो प्रारंभ होता है इस कॉन्ड्रोजेनेसिस के पैटर्न के अंतर्गत। कुछ समय पश्चात जो अपने कॉन्ड्रोजेनेसिस है उपास्थि के रूप में वो स्थापित हो जाता है। जो पोजीशन है इन्फॉर्मेशन हाइपोथेसिस, इसके अनुसार जो लिम्ब का मेसोडर्म है वो स्केलेटन और अपन कह सकते हैं मसल्स के तत्वों के निर्धारण में दो निर्देशांक इसमें सहायक होते हैं। पहला तो होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल कोऑर्डिनेट, यानी इस निर्देशांक के निर्धारण से इस बात पर निर्भर करता है कि जो AER क्षेत्र में कोशिकाएं हैं वो कितना समय उन्होंने बिताया और वहाँ कितनी बार कोशिका का विभाजन हुआ, ये तो प्रॉक्सिमो डिस्टल कोऑर्डिनेट होता है। और जो एंटीरियो पोस्टीरियर कोऑर्डिनेट है, ये जो निर्देशांक है, जो जोन ऑफ पोलरिंग एक्शन होता है कोशिकाओं के मध्य, उसमें एक विशिष्टीकरण जो है उत्पन्न कर देता है। जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्शन है, इसमें एक मॉर्फोजन का निर्माण किया जाता है जो अग्रभाग में विकसित होता है और एक प्रवणता का निर्माण करता है। और सभी जो एमनियोट हैं उनमें ये जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्शन का संकेत अपने को एक समान मिलता है। लेकिन जो दूरस्थ है डिस्टल वाला एरिया है मेसोडर्म का, वो प्रदर्शन प्रत्येक कोशिका के एपिजीनोटाइप के अनुसार होता है। तो प्रयोगों के मतलब ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि जो स्केलेटन वाले तत्व हैं उनका कंडेंसेशन होता है, और जो मॉडर्न रिसर्च हुई है उसके अनुसार जो अपने ये स्केलेटन वाले तत्व हैं उनमें संघनन पाया जाता है, और सभी जो लंबी उपास्थियाँ हैं वो कैल्सीभूत पेरिकोन्ड्रियल, जो पेरिकोन्ड्रियल और अपन कह सकते हैं ओसीएस प्रकार का होता है, जबकि जो मिजोपोडियल के अंश में ये एंडोकोन्ड्रियल और नॉन अपन कह सकते हैं एओसीएस प्रकार का होता है। ये डायग्राम जो बताया गया है ये कॉन्ड्रोजेनेसिस पैटर्न फोर लिम्ब का बताया गया है, और ये फोर लिम्ब का है और एक हाइंड लिम्ब का है। तो बच्चों आज ऑर्गेनोजेनेसिस में अपन ने लिम्ब का एग्जाम्पल लेकर के कंप्लीट किया। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरा टॉपिक ले लेंगे।